गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय राजनीतिक विचारक पेपर द्वितीय बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के का वीडियो लेक्चर में पुनः स्वागत है। आज हम प्रमुख भारतीय विचारक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौटिल्य का नाम आप सभी ने सुना है और भारतीय इतिहास के बारे में, राजनीतिक विचारों के इतिहास के संदर्भ में कौटिल्य का नाम अपना विशेष स्थान रखता है। टीवी में कौटिल्य के ऊपर एक विशेष श्रृंखला भी, सीरीज भी जारी हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी। और कौटिल्य बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक व्यवहारवादी विचारक था, जिसने अपने विचारों से भारतीय राजनीति में धर्म राजनीति को अलग करके, पृथक करके व्यवहारिक राजनीति की नींव रखी। कौटिल्य ने प्रजा के सुख को अपना बहुत बड़ा सुख उन्होंने माना। और कौटिल्य के बारे में जब हम कहें कि भारत जो है बहुत एक प्राचीन देश है और सदियों तक भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में माना जाता रहा है और सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है। और भारत में ये कहा गया था कि ज्ञान का सूर्य भी भारत में ही उदय हुआ और सारा आध्यात्म का दर्शन और सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन जब कौटिल्य की शुरुआत हुई, कौटिल्य की जो प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें जो विचार, राजनीतिक विचार हैं, उससे ये जो तर्क है कि भारत विश्व गुरु है, ये सत्य सिद्ध होता है कि भारत न केवल अध्यात्म में बल्कि सामाजिक दर्शन में भी पीछे नहीं है। भारतीय राजनीति शास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है। उसे कूटनीति और शासन कला का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक माना जाता है। सालेटोर ने लिखा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में कौटिल्य बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य की प्रमुख जो पुस्तक है उसका नाम अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं या 15 अध्याय हैं। तो जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके जो प्रमुख 4 कारण हैं वो ये हैं कि कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने अनेक ऐसी समस्याओं के बारे में लिखा है जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों को व्यवहारिक जीवन में सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इस ग्रंथ में राजनीति और धर्म दोनों को अलग करके इन्होंने लिखा है, क्योंकि इससे पहले राजनीति की विवेचना धर्म का एक अंग मान करके की जाती थी। तीसरी बात यह है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी ग्रंथों एवं विचारों का संग्रह है। और लास्ट है कि कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया बल्कि अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ एवं केंद्रीयकृत शासन प्रदान किया, जो कि अद्वितीय है। तो कौटिल्य ने राजनीतिक बुद्धिमत्ता, शासन कला के सिद्धांत, अस्पष्ट रूप से बिखरी हुई जो शासन के जो नियम थे, उन सभी सिद्धांतों को एक साथ इकट्ठा करके एक विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया है। इस दृष्टि से कौटिल्य जो है शासन कला का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक माना जाता है। कौटिल्य को अनेक नाम से जाना जाता है। उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के वो समकालीन थे और उनके समय को लेकर के जो है विद्वानों में मतैक्य नहीं है, है ना, मतैक्य है। और जो है चंद्रगुप्त जो सम्राट बने थे तो वो कौटिल्य की सहायता से सम्राट बने थे, है ना। कौटिल्य के बारे में लिखा है, हालांकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे,
लेकिन इतने सादगी संपन्न रहते थे कि उनकी जो कुटिया में रहते थे उसके बारे में विशाखा दत्त की एक किताब है मुद्रा राक्षस, उसमें ये लिखा हुआ है कि कुटिया में एक ओर गोबर को उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ है। सुखाने के लिए रखी गई लकड़ियों के बोझ से छत दबी जा रही है और दीवार भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका अर्थ इतना है कि वो प्रधानमंत्री होते हुए भी बड़े सादगीपूर्ण जीवन, तपस्वी की भांति जीवन वो जीते रहे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसको अनेक विचारकों ने ईसा की 3री शताब्दी का माना है। श्यामा प्रसाद शास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि उपलब्ध करा करके उसका अंग्रेजी का अनुवाद किया है। कौटिल्य ने अपने ही ग्रंथ में अर्थशास्त्र की संक्षिप्त व्याख्या की है। उनके अनुसार मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वो रहते हैं वो दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। तो अर्थ व अर्थशास्त्र से इस व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथ को अर्थशास्त्र का नाम दिया है। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। मैंने पहले बताया, इसमें 15 अधिकरण हैं। प्रथम अधिकरण में इन्होंने राज्य के जीवन और व्यवहार का वर्णन किया है, यानी कि राज्य से संबंधित समस्याओं का वर्णन किया है। दूसरे जो है उसमें राज्य के प्रशासनिक विभागों और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया है। तीसरे अध्याय में इन्होंने अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमे की सुनवाई, निर्णय, न्यायिक बातों का वर्णन किया है। चौथे में समाज में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था की है। पांचवें में राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया है। छठे में राज्य की शत्रु को वश में करने के लिए 7 प्रकृतियां बताई हैं। सातवें में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए हैं। आठवें में युद्ध विपत्तियों के मूल कारण और उनको दूर करने के उपाय बताए हैं। 9वें में विजय के लिए प्रस्थान करने से पूर्व, है ना, विचारणीय नियमों पर प्रकाश डाला है। 10वें अध्याय में विजय के लिए युद्ध से संबंधित नियम हैं। 11वें में राज्यों में फूट डालने वाली विधियां हैं, अर्थात आपातकालीन स्थिति में शत्रुनाश कैसे किया जाए। 12वें अध्याय में निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए हैं। 13वें अध्याय में निर्बल राजा द्वारा 13वें अध्याय में शत्रुओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। 14वें अध्याय में शत्रु पर विष, जादू टोना आदि के प्रयोग की विधि बताई है। और अंतिम जो 15वां अधिकरण है उसमें अर्थशास्त्र की सामान्य विवेचना उन्होंने बताई है। तो अर्थशास्त्र में राजनीति का जो है के बारे में जानकारी हासिल की गई है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान का महत्व है और वो केवल इसलिए है कि कौटिल्य एक यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक था। उसने राजनीति का सर्वप्रथम धर्म से पृथक करके अपने विचार उसमें लिखे। अर्थशास्त्र राजनीति विषयक सभी ग्रंथों एवं विचारों का संग्रह एवं सार है। विचारों के साथ साथ जो है युद्ध विचारों के साथ साथ देश को एक सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत शासन भी इन्होंने प्रदान किया है। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है और उन्होंने इस अर्थशास्त्र में धन संग्रह के उपाय नहीं बताए हैं। जैसे कि अगर आप नाम पर जाएं कि अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि धन संग्रह के उपाय का अध्ययन नहीं करता, बल्कि विभिन्न उपायों के द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करना, मनुष्य के भरण पोषण के उपायों का भी वर्णन
कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। तो अर्थशास्त्र जो है शासन व्यवस्था का संपूर्ण विवेचन अर्थशास्त्र में मिलता है, और ये न केवल सैद्धांतिक है बल्कि व्यवहारिक भी है, क्योंकि कौटिल्य ने उन सब उपायों को व्यवहारिक जीवन में लागू करने का प्रयास किया या लागू किए जो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में वर्णित हैं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है कि राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की भांति कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विधाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी हैं 4 विधाएं? आपने सुनी है शुरू से, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी में क्या होता है? आन्वीक्षिकी में दर्शन और तर्क जिसमें पढ़े जाते हैं वो आन्वीक्षिकी कहलाती है। त्रयी होते हैं तीनों तो वेद, धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान। तीसरा होता है वार्ता। वार्ता में कृषि, व्यापार आदि। और दंड नीति में होती है शासन कला या राजनीति शास्त्र। तो ये तो हुए आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति का अर्थ, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आन्वीक्षिकी में क्या होता है, तो आन्वीक्षिकी में दर्शन और तर्क होता है। त्रयी क्या चीज़ होती है? त्रयी वेद होते हैं, धर्म, अधर्म या वेदों का ज्ञान, 3 प्रमुख जो वेद हैं उनका ज्ञान। तीसरा वार्ता। वार्ता में क्या होता है? कृषि, व्यापार आदि इस तरह की चीज़ें। और दंड नीति जो होती है वो शासन कला होता है, राजनीति शास्त्र होती है। अर्थात जो अर्थशास्त्र का जो प्रमुख सब्जेक्ट है, प्रतिपाद्य जो विषय है वो दंड नीति है। तो ये चीज़ें अर्थशास्त्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन किन बातों का जो है खास तौर से अध्ययन किया गया है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम कौटिल्य के राजा, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य के राजा के गुण और राज्य कार्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।